हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले ये देखते हैं सेकेंड चैप्टर में बिलियन में हम क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले बिलियन पढ़े हैं, बिलियन का वर्गीकरण पढ़े हैं और आगे पढ़े हैं सांद्रता को ज्ञात करने की विधि। सांद्रता की ज्ञात करने की कुल 8 विधि के बारे में हमने जाना। ये आपका क्लियर है यहाँ तक। तो आज नया पॉइंट होगा अनुषंग गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जानते हैं अनुषंग गुणधर्म क्या होता है। अनुषंग गुणधर्म किसे कहते हैं? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं? अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो। इसका डिफिनेशन है किसी विलयन का ऐसा गुण, किसी विलयन का ऐसा गुण जो विलयन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, जो विलयन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या पर नंबर पर निर्भर करता है उसे अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। जो अणु की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करता हो अनुषंग गुणधर्म कहलाता है। किसी विलयन का अनुषंग गुणधर्म उसके आकार एवं रासायनिक प्रकृति से मुक्त होता है। किसी विलयन का जो अनुषंग गुणधर्म होता है उसके आकार, निसाई और रासायनिक प्रकृति से क्या होता है? मुक्त होता है, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? अब अनुषंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? अनुषंग गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है आपका हिमांक का अवनमन, चौथा है आपका विसरण, प्रासरण एवं प्रासरणिदान। ये 4 प्रकार के अनुषंग गुणधर्म होते हैं। इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? इस पॉइंट को पढ़ने से पहले तो हम समझेंगे सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में। वाष्प दाब किसे कहते हैं? वाष्प दाब क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या है? किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित हुआ दाब, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित हुआ दाब जब द्रव और वाष्प साम्यावस्था की स्थिति में रहता है। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही अवस्था में रहता है, वो होता है आपका साम्यावस्था। उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यह आपका लिक्विड है, लिक्विड यानी द्रव। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या होता है? लिक्विड में वेपर बनता है, वाष्प बनता है। ये देखिए आपका वाष्प को दर्शाता है। ये आपका सारे वाष्प है। जब वाष्प जब ठंडा होता है फिर किस रूम में आ जाता है? लिक्विड के रूम में आ जाता है। वाष्प किस रूम में? ठंडा होने के बाद ये लिक्विड रूम में। अब देखिए पहले था द्रव, फिर ये वाष्प किस रूम में आ गया? द्रव रूम में। नहीं, दोनों की अवस्था क्या है? साम्यावस्था में आ गया। द्रव और वाष्प किस अवस्था में आ गया? साम्यावस्था में आ गया। नहीं, फिर लिक्विड किस में बदलेगा? वेपर में। फिर वेपर किस में आ जाएगा? लिक्विड में। यह अवस्था क्या कहलाता है? आपका वेपर प्रेशर कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाष्प दाब का अवनमन, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अवनमन क्या है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसी से बने विलयन का वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के अवनमन को डेल पी से सूचित किया जाता है। ये आपका डेल पी है। अब देखिए ये डेल पी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है पी नोट होता है। उसी से बने विलयन के वाष्प दाब को हम पीएस, विलयन का वाष्प दाब को डिनोट करते हैं पीएस। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट हो गया। उसी से बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब बोल सकते हैं डेल पी बराबर पी नोट माइनस पीएस होगा। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? चलिए देखते हैं इसको। करता है वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जस्ट आपने भी पढ़ा है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसी से बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते थे? वाष्प दाब का अवनमन कहते थे। वाष्प दाब के अवनमन को डेल पी से सूचित करते थे ना। अब यहाँ पे पढ़ना है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
इसमें परिभाषा लिखा हुआ है, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या होता है? नहीं, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन डेल पी ना, आपका डेल पी हो गया वाष्प दाब का अवनमन, क्लियर है ना। तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम पी नोट से डिनोट करते हैं। पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात डेल पी अनुपात पी नोट। इसको आप लिख सकते हैं डेल पी बाय पी नोट इस प्रकार से। के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को संक्षेप में हम लिखते हैं आर एल वी पी बराबर, आर एल वी पी बराबर हो जाएगा डेल पी बाय पी नोट। इसको लिख सकते हैं आर एल वी पी बराबर डेल पी बराबर, आपने ये सूत्र पढ़ा है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा उसी से बने विलयन के वाष्प दाब पी नोट माइनस पी एस। तो डेल पी के जगह आप रख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। आप जानते हैं इसमें पी नोट क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब होता है। और पी नोट शुद्ध विलायक के वाष्प दाब ना, क्लियर है। अब देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुषंग गुणधर्म है या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है एक अनुषंग गुणधर्म है जो कि विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट सामने क्या नियम दिए थे? राउल्ट्स लॉ रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर पढ़े हैं आप, डेल पी बाय पी नोट लिखा हुआ। डेल पी बाय पी नोट किसके इक्वल है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज? तो विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर। एक्स क्या होता है? एक्स आपका मोल प्रभाज होता है, या इसी को बोल सकते हैं मोल अंश। किसके इक्वल कर दिए? विलय के मोल प्रभाज के बराबर। अब डेल पी बराबर आप लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस। डेल पी की जगह क्या लिखें? पी नोट माइनस पी एस बाय में क्या है? पी नोट बराबर। अब एक्स विलय बराबर अपने फार्मूला पढ़ा है, एक्स विलय यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है विलय का मोल, विलय का मोल बाय विलयन का मोल, विलयन का मोल। विलय का मोल क्या होता है? मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। फिर विलयन का मोल है तो विलयन में क्या होते हैं? विलय और विलायक दोनों आते हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। वही लिखे हैं स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गया विलय का मोल प्रभाज बराबर पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। अब देखिए, यह है विलय का मोल। किसका मोल है? विलय का मोल है। क्या विलय का मोल निकालने के लिए सूत्र होता है दिया गया भार बाय आणविक भार। यानी विलय का दिया गया भार को मान लीजिए W1 और विलय का आणविक भार को मान लीजिए M1। ये क्लियर है। अब नीचे लिखा हुआ विलयन का मोल। विलयन का मोल निकालने के लिए विलय और विलायक दोनों का मोल निकालना होगा। फिर विलय के मोल की जगह आप लिख सकते हैं W1 बाय M1। और फिर विलायक का मोल निकालेंगे तो इसकी जगह रखेंगे W2 बाय M2। इस प्रकार का फार्मूला बनेगा। वही लिखा गया है विलय का मोल बराबर W1 बाय M1। फिर देखिए, स्मॉल के n की जगह स्मॉल n क्या है? विलय का मोल है ना, तो विलय का मोल क्या निकालें? W1 बाय M1 प्लस। अब कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है विलायक का मोल। तो विलायक का मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? विलायक का मोल बाय विलयन का मोल। तो विलायक की जगह क्या करना है? W2 और बाय M2 क्या हो जाएगा? विलायक का आणविक भार। देखिए आगे चलते हैं। एक आदर्श विलयन तनु प्रकृति का भी होता है, इसलिए n लेस देन कैपिटल N होता है। यानी n आपका क्या है? छोटा है। किससे? कैपिटल N से। तो इसको आप लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल W1 बाय M1। अब देखिए, ये क्या है? छोटा है, ये नग्न है आपका स्मॉल n, विलय का मोल ना, तो इसलिए इसको छोड़ दिए क्योंकि ये तनु प्रकृति का होता है, इसलिए लिखा गया W1 बाय M1। और कैपिटल N है विलायक का मोल, विलायक के मोल की जगह लिखे हैं W2 बाय M2। वही लिखा हुआ W2 बाय M2। पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल W1 M1। अब जब ये गुना में जाएगा तो M2 ऊपर जाएगा, W2 नीचे आ जाएगा।
तो आपका एक फार्मूला बन गया पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल W1 बाय M1 इंटू M2 बाय W2, जहाँ W क्या है, विलायक का भार है, M1 क्या है, M1 आपका विलय का आणविक भार है, फिर M2 क्या है, विलायक का आणविक भार है, और W2 क्या है, W2 क्या है, विलायक का भार है। क्लियर है, सारे लिखा हुआ है। W फॉर वेट, M फॉर क्या होता है, मॉलिकुलर वेट, वेट मीन्स भार, मॉलिकुलर वेट मीन्स आणविक भार। क्लियर है। चलिए आगे इस पर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस जल का वाष्प दाब, नहीं 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें कहीं टेम्परेचर का चर्चा नहीं किया गया राउल्ट का नियम में, ठीक है, तो सेल्सियस को लेना नहीं है। तो आगे पढ़िए, 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 92 mm है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घुलाया गया है। नहीं, कोई पदार्थ है 18.1 ग्राम, 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घुलाया गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इसी ताप पर कितना mm, इसी में क्या 50 डिग्री सेल्सियस पे 87 mm हो गया। तो उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना है। किसका निकालना है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना है, पदार्थ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है। कैमरा को भी देख देख बोला उधर बोलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उस चीज़ को नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 50 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 92 mm। अब जल का वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब को किससे डिनोट करते हैं, पी नोट से डिनोट करते हैं। इसमें पी नोट का मान दिया हुआ है, पी नोट का मान कितना है, 92 mm है। अब कहता है किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है कितना 18.1 ग्राम को कितना ग्राम जल में घुलाए, 100 ग्राम जल में घुलाया गया। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। अब पदार्थ क्या है उस चीज़ को क्लियर नहीं किया है। ये 18.1 ग्राम क्या है, आपका पदार्थ है, और ये कितना ग्राम जल में है, 100 ग्राम जल में घुलाया गया है। कहता प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसे हम PS से डिनोट करते हैं। PS बराबर विलयन का वाष्प दाब कितना mm है, 87 mm है। तो उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालें। अब देखिए 18.1 जो ग्राम है ये 100 ग्राम जल में क्या हो रहा है, विलय हो रहा है, और 100 ग्राम जो जल है ये आपका क्या है, विलायक है। ये आपका विलायक और ये आपका विलय। क्या विलय क्लियर किया है, विलय आपका पदार्थ के रूप में है, लेकिन विलायक आपका क्लियर है, विलायक आपका क्या है, जल है। देखिए तो W1 यानी विलय का भार पता है कितना ग्राम है, 18.1 ग्राम है। क्या विलय का आणविक भार पता है, कौन सा पदार्थ है नहीं जानते हैं, तो पदार्थ जानेंगे तभी तो आणविक भार निकालेंगे, इसलिए यही आपको निकालना है M1, इसी का आणविक भार ज्ञात करना है। क्लियर है, M1 इजकल टू वाट। आगे लिखेंगे W2 क्या होता है, विलायक का भार। W2 क्या होता है, विलायक का भार। विलायक आपका है क्या, जल का भार दे दिया है, कितना ग्राम दिया है, जल का भार 100 ग्राम दिया गया है। तो लिखिए जल का भार 100 ग्राम। आपको फिर जल का क्या निकाल लेंगे, आणविक भार ज्ञात करेंगे। जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितना अणु है 2, फिर ऑक्सीजन 16, 2 + 16 ये आपका 18 ग्राम। नहीं, जल का आणविक भार कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। तो ये जल का M2 क्या होगा, विलायक का आणविक भार होगा। तो विलायक का आणविक भार कितना हो गया, 18 ग्राम। तो आपको ज्ञात करना है उस पदार्थ का आणविक भार। पदार्थ आपका ये है 18.1 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाइए यहाँ से। सूत्र आप जानते हैं P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल W1 बाय M1 इंटू M2 बाय W2। ये फार्मूला आपने पढ़ा है अभी। है P0 का वैल्यू दिया गया है 92 mm। PS कितना है, 87 mm, देखिए 87 बाय फिर P0 है, P0 का वैल्यू 92।
इक्वल, अब फिर देखिए W1 कितना है, W1 18.1 ग्राम बाय, फिर देखिए M1 तो आपको निकालना है, ज्ञात करना है, M1 की जगह M1 रख दीजिए, क्लियर है, इनटू, अब फिर देखिए M2 लिखा हुआ है, M2 क्या है, विलायक का आणविक भार है जो दिया गया 18 ग्राम है, रखिए 18 बाय, और W2 क्या है, विलायक का भार है जो 100 ग्राम दिया गया है, रखिए 100, ये पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे एक और जीरो आएगा, 1000 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 9 दूना 18, 500 दूना 1000, अब घटा लीजिए, इसमें से 92 में से 87 जाएगा, 5 आ जाएगा बाय 93 इक्वल, अब देखिए ये आ गया 181 इंटू 9 बाय M1 इंटू 500। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हो जाएगा 5 इंटू M1 इंटू 500 इजकल टू 92 इंटू 181 इंटू 9। आपको निकालना क्या है, M1, तो M1 निकालने के लिए 92 इंटू 181 इंटू 9 बाय, गुना वाला सब क्या होगा, भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 500। इस सारे को आप गुना कर लीजिए और इतना से भाग कर दीजिए। जब गुना करिएगा तो ये गुना करके आएगा 149868 बाय 5 इंटू 500 गुना करिएगा, ये हो जाएगा 2500। जब 2500 से भाग करिएगा इसमें, ये आ जाएगा 59.94 ग्राम, आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।